नगरी है। चलिए, तो ये देवप्रयाग में ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, संलग्न हो जाती है और दोनों धाराएं मिलकर एक नई धारा का निर्माण करती है। और इस नई धारा को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये अलग अलग नामों से जानी जाती है, अलकनंदा, भागीरथी। लेकिन जैसे ये देवप्रयाग में आता है, इधर से इस मुड़ा से आता है, इस मुड़ा से आता है, दोनों आपस में सट जाता है, एक नया नदी बन जाता है। और जो मैं कहता हूं उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर। जो मैं कहता हूं उसको तू याद कर, हे, जो मैं कहता हूं उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू हर दिन याद कर। खुली आंखें दिखे उत्तर, लिखो जब तुम सही उत्तर। खुली आंखें दिखे उत्तर, लिखो जब तुम सही उत्तर हो। इसीलिए मैं कहता हूँ तू याद कर, इसीलिए मैं कहता हूँ तू याद कर। दो चार प्रश्नों को तू बालक याद कर, दो चार प्रश्नों से तू आंखें चार कर। तो कैसे हो बिहार के मेरे प्यारे साथियों? आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं जीके जीएस का अगला पार्ट, और बहुत ही वीवीआई सेशन ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पे। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये पूछा जा रहा है भाई। देखिए, यमुना है ऑप्शन में, ब्यास है ऑप्शन में, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में है, गंगा है। अगर बोला जाता भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो उस समय इसका जवाब ब्रह्मपुत्र होता। तो भारत में प्रवाहित नहीं बोला गया है, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में बोले तो भारत का बात पूछा जा रहा है। गोटा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। और कितने किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर है। चलिए, अब इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न से। इस प्रश्न से विशेष जानकारी क्या है? देखिए, ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई देखें टोटल कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना है बाबू? 2900 किलोमीटर। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं निकलती है, यह कहां से निकलती है? यह निकलती है मानसरोवर झील से। और ये कहां से बह के आती है? तिब्बत से बह के आती है। इसीलिए यह भारतवर्ष की नहीं हुई। ये अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, हिमालय नदियों का पूछा जा रहा है, क्या विशेषता होता है? हिमालय से जब नदियां वहां से बह के आती है तो उसकी कौन सी विशेषता हमें दिखाई देती है? चलिए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है क्या? इनमें जल का प्रवाह 12 मास ही होता है क्या? ये मुख्यतः वर्षा जनित होता है क्या? ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त होता है क्या? इसमें से ज्यादा माने मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता तो सबे है, सबे इसका सही है, लेकिन मुख्य क्या है ये पूछा गया है। तो इसका जो मुख्य विशेषता है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। बोले तो ये नदी साल भर बहते रहता है, 12 मास बहते रहता है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय नदियां, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 12 मासी नदी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? और क्यों बहता अगर पूछा जाएगा तो क्योंकि हिमालय पर्वत से ये निकल रहा है। हिमालय पर्वत बर्फ का पहाड़ है, सूरज का धूप उसमें मिलेगा, उस रोशनी से वो पिघलेगा, और पिघलेगा तो फिर पानी बनेगा, और पानी बनेगा तो फिर नदी में जाएगा, और नदी में जाएगा तो फिर ये 12 मास बहता चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? पूछा जा रहा है। ये भागीरथी नदी और अलकनंदा बोले तो दो जिस्म एक जान जब हो जाता है तो इस नदी का एक नया नाम हो जाता है, और बहुत ही फेमस नदी और सबसे लंबी नदी, यानी इसका नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? वो है गंगा। तो गंगा कब हो जाती है? जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। और ये संगम कहां पे होता है? चलिए आपको बता दें, ये संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है, एक देवनगरी है।
चलिए, तो ये देवप्रयाग में ये दोनों आपस में जुड़ जाती है, संलग्न हो जाती है और दोनों धाराएं मिलकर एक नई धारा का निर्माण करती है। और इस नई धारा को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ये अलग अलग नामों से जानी जाती है, अलकनंदा, भागीरथी। लेकिन जैसे ये देवप्रयाग में आता है, इधर से इस मुड़ा से आता है, इस मुड़ा से आता है, दोनों आपस में सट जाता है, एक नया नदी बन जाता है और इस नदी को ही हम लोग गंगा नदी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है? अब देखिए नदी बेसिन क्या होता है, पहले नदी बेसिन को आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है तो ये जो भूमि क्षेत्र है कितना दूर तक उसको सोखता है पानी ठो, ठीक है, पानी कितना दूर तक जाता है भाई, ठीक है, वो एक प्रकार का बेसिन बनाता है। इसी को हम बेसिन बोलते हैं, भू क्षेत्र जहां पे ये जल शोषक काम करता है, ठीक है, जहां तक ये पानी को अपना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी नदी बेसिन किसका है? तो देवप्रयाग बोले तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। देवप्रयाग में ये कौन सा नाम बन जाता है इसका? गंगा नदी बन जाता है। तो गंगा नदी का क्या हो जाएगा? देवप्रयाग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, गंगा का मैदान उदाहरण है। गंगा का मैदान, अब मैदान क्या हो गया? मैदान कैसे बनता है? देखिए ये गंगा नदी है, मान के चलते हैं ये अपने साथ बालू को भी तो लाती है बहा के, और बहा के लाएगी तो साइड में किनारा में उसको डिंगा देगा, और डिंगा देगा तो ये फैल जाएगा, और फैलते फैलते एक तरह से ये एक समय में क्या बन जाता है? मैदान का रूप हो जाता है। तो जब ये मैदान का रूप धारण कर लेता है तो उसी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि गंगा का मैदान किस तरह का मैदान है। मैदान बनने का बहुत सारा रीजन है, 4 गो रीजन है, तो कौन सा रीजन इसका सही है? तो इसका हो जाएगा ये निक्षेपित मैदान। क्या हो जाएगा? निक्षेपित। निक्षेपित का मतलब क्या होता है? जब नदियां आती है तो अपने साथ बालू, गाद, कादा जिसको हम लोग कहते हैं उसको भी बहा के लाती है और साइड साइड में उसको डिंगा देती है, फैला देती है। उसी से किसका निर्माण होता है? निक्षेपित मैदान, यानी गंगा का मैदान निक्षेपित मैदान का उदाहरण है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बताएंगे एक, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां हम देंगे आपको अनेक। चलिए जुड़ी जानकारियां कुछ देख लेते हैं। गंगा का मैदान मिसिसिपी हो का मैदान, यांगटीसिकियांग के मैदान, हंगाओ के मैदान इत्यादि निक्षेपित मैदान के उदाहरण हैं। और इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबा, मलबा मतलब वही कादा बोल सकते हैं, गाद बोल सकते हैं, उससे निरंतर जमा होने के कारण वो बन जाता, जैसा कि हमने बताया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, क्या कहता है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अभी तक पूछता आ रहा है, ठीक है। देखिए भाई, गोदावरी होगा क्या, कृष्णा होगा क्या, कावेरी होगा क्या, कि नर्मदा होगा, कि गोमती होगा? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा नर्मदा। ये किधर बहती है? पूरब की ओर। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। देखिए जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये कितने किलोमीटर? 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है वहां जाके गिरती है, और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख और डेल्टा, देखिए कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती है और कुछ नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। डेल्टा में कादा, गाद ये सब पाया जाता है, जबकि ज्वारनद मुख में ऐसा नहीं होता है। चलिए उसका स्टोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन नहीं गिरती है? क्या देखिए, तो महानदी एकदम में गिरती है, ताप्ती गिरती है, क्या गोदावरी गिरती है, कि कृष्णा गिरती है? तो देखिए महानदी भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है और कृष्णा भी गिरती है, लेकिन ये जो ताप्ती नदी है नहीं गिरती है, ये पूरब की ओर बहती है। पूरब में क्या बंगाल की खाड़ी होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ये अरब सागर में जाके मिल जाती है या गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्डवा पे। देखिए इस बार क्या है? असत्य कथन बताएं। क्या बताने के लिए बोला जा रहा है? असत्य कथन। कौन गलत है इसमें से? मतलब 3 गो सही है, 1 गो गलत होगा। पढ़ते हैं एक एक करके। कॉस्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित या घटित हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह
जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है। बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। सही बात है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है अगर देखा जाए तत्व का, तो सबसे ज्यादा भूपट्टी पे पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। और मेटल का बात किया जाए बाबू, तो मेटल में हो जाता है एल्यूमिनियम। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा तत्व क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। ये गलत जवाब है। क्यों? सहायक नदी का काम क्या है? उसकी सहायता करना, सोखना नहीं, सहायता करना। सहायता बोले तो एक नदी पहले से ही बह रहा है और एक नदी वहां पे आ जाए तो उसका पानी और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वो तो और स्पीड से बह सकता है ना। तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पे। कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है। अब कावेरी कहाँ गिरेगी भाई? अरब सागर में गिरती है क्या? पाक जल डमरू मध्य में गिरती है क्या? इनमें से कोई नहीं। पहला वाला बंगाल की खाड़ी, जो कि बिल्कुल सही है। ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और खाड़ी का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? पूछा जा रहा कावेरी का पानी, बोल रहा है ये बेटा कि मेरा पानी है, वो बोल रहा मेरा पानी है। तो कौन सा राज्य का पानी है? इसी के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है पानी के चलते। घर घर की कहानी, यहाँ राज्य राज्य की कहानी हो जाती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु भाई, क्या कर्नाटक और केरल में, केरल और तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में? तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम गहराई में जाएं, तो गहराई में जाएंगे तो सिर्फ दूगो के बीच ये जल का मुद्दा नहीं है, ये कावेरी का जल मुद्दा। इसका अगर हम और जानकारी देखें तो और जानकारी आपको बताते हैं। देखिए वैसे कावेरी नदी का पानी को लेकर मुख्य रूप से 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच झगड़ा चल रहा है। 3 गो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और ये 3 राज्य कौन कौन है? कर्नाटक, बेटा खाली नाटक के करता रहता है। तमिलनाडु, केरल, ये तो 3 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी। ठीक है। लेकिन विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही है। अगर देखा जाए ज्यादा झगड़ा किसके बीच है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। दोनों के बीच में नाटक वगैरह होते रहता है। आप ये भी बताइए तो जरा कि कौन से जिला से ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए ताकि हमको कुछ पता चल जाए भाई बिहार के किन किन जिलों तक हमारी पहुंच हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है भाई, इधर नहीं जाता है, बंगाल की खाड़ी तरफ नहीं जाता है। क्या नर्मदा, ताप्ती, लूनी की कावेरी? तो भाई देखिए यहाँ पे कावेरी। ठीक है। कावेरी जो है वो क्या होता है, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। और यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी ये जो तीनों नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ये क्या करती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उल्टा बहती है एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। और ये सीधा बहती है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। ठीक है। जानकारी तो उतना कुछ खास है नहीं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ जानकारी देखिए लेते हैं। जानकारी क्या है? कावेरी नदी को छोड़कर उपयुक्त तीनों नदियां पूर्व और उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित है। देखिए कावेरी नदी अगर पूछा जाता कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट, तलाक कावेरी से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से प्रवाहित होती है और इसी के कारण उसमें विवाद हो गया है और बंगाल की खाड़ी में जा मिल जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर नहीं बहने का बोल रहा है। तो पश्चिम की ओर नहीं बहेगा तो कहाँ बहेगा बताइए? पूरब की ओर बहेगा। तो कौन है भाई? नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती, वेगई। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है और नेत्रावती भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन ये जो वेगई है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। देखिए
वेगई नदी बेरूसनन पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी के मध्य से होती हुई, बोले तो दो गो पहाड़ है और उस पहाड़ के बीच में ये जो तल है इससे ये बहता है, और रामेश्वरम में मन्नार की खाड़ी में गिरती है। रामेश्वरम बहुत ही फेमस जगह है, कौन सा राज्य में, जल्दी कमेंट करके बताइए तो आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा बोर्ड पर, नेत्रावती नदी डैश किधर बहती है? अभी आपको हम बताएं, पश्चिम की ओर बहती है। क्या पूरब की ओर बहती है? गलत जवाब, पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, सभी सही है लेकिन बेटा एक ठो गलती है। एक ठो कौन गलती है? चलिए चेक कर लेते हैं। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, भाई ये गलत है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और उज्जैन में है उससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बता देते हैं। क्या विशेष जानकारी है? ठीक है, नर्मदा नदी के संबंध में अगर देखा जाए तो क्योंकि महाकालेश्वर जो मंदिर है वो शिप्रा नदी, कौन सा नदी? शिप्रा नदी, और जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और इसी के किनारे उज्जैन एक शहर है, नदी किनारे बसा हुआ है, और उसी नदी किनारे ये जो महाबलेश्वर का मंदिर है वो स्थापित है, और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। आप जल्दी कमेंट करके बताइए तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? चलो चेक कर लेते हैं भाई कितना आपको करंट अफेयर्स याद है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? जोग गोरसप्पा का बात किया जा रहा है, कौन सा राज्य में है भाई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये दोनों तो होने वाला है नहीं, फंसिएगा आप इन दोनों जगह में, तो महाराष्ट्र में तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोग कर्नाटक, जोगी लोग क्या करता है? कर्नाटक, ठीक है, कोई कोई नाटक करता है, कोई नाटक नहीं करता। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है, आपको पता ही है, और जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद कर लेना है। इसका अलग नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह प्रपात शरावती नदी पर कितना ऊंचाई पर है? 225 मीटर है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रपात के निर्माण का अगर बात करते हैं, कौन कौन करवाया था? राजा, रॉकेट, रोरर, रानी या डैम बलाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है। तो 4 प्रकार का जलप्रपात मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पे। चलिए, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। एलिफेंटा मणिपुर में है क्या? असम में है क्या? मेघालय में है क्या? मिजोरम में है क्या? तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा मेघालय में। एलिफेंटा अगर पूछा जाए तो एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय याद करके रख लीजिएगा। चलिए चलिए, फेंटा जानते हैं ना, कुछ जूस है, मेघा को पसंद है, मेघा को फेंटा पसंद है, तो एलिफेंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होंगेनकॉल झरना किस नदी पर स्थित है? ये पूछा जा रहा है। कृष्णा नदी पे, पेरियार नदी पे, बेगी, कावेरी, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होगेनकल जलप्रपात, वही जलप्रपात दे दिया, रिपीट कर दिया, खाली नाम को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, ठीक है, कभी ऐसे लिखा रहता है कभी ऐसे लिखा रहता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात का बात किया जा रहा है। बेलगांव, धारवाड़, रायचूर, बीदर, तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा बेलगांव। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। चलिए, गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में कृष्णा की सहायक घाटप्रभा नदी पर स्थित है। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? घाटप्रभा, ठीक है। इसकी ऊंचाई प्रभा अगर आ जाए उसके नाम पे तो कृष्णा 52 मीटर है। गोकक नाम वहां पर पाए जाने वाली गोकी वृक्ष के कारण पड़ा है। कौन सा वृक्ष? गोकी, वहां पे गोकी वृक्ष पाया जाता है इसलिए इसका गोकक नाम दे दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? खंडाधार, कालाहारी, खंडी, कंधमाल, संबलपुर या सुंदरगढ़, इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा सुंदरगढ़। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख जलप्रपात का अगर बात करते हैं तो बारेन ये पानी, दूसरा हो जाएगा जोरांडा, तीसरा हो जाएगा बादा घाघरा और लास्ट हो जाएगा सन घाघरा, ठीक है। ये सब जलप्रपात भी उड़ीसा में
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? अब आपको बताएं, कृष्णा हमेशा किसके साथ रहता है कि किसके साथ रहती है, रहता है कि रहती है? जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा। देखिए तुंगभद्रा हो गया, प्रभा हो गया, ये भी प्रभा हो गया, तुंग माल घाट। ठीक है भाई, हर जगह ये मिलता है, लेकिन अमरावती से इसका ब्रेकअप हो चुका है, मतलब इसमें ये नहीं होता है। इसका जो सही जवाब है प्रश्न का वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा अमरावती। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे। निम्न में से किस नदी को बोरो और फेनाल सहायक नदी है? बोरो और फेनाल झारखंड का प्रसिद्ध नदी। झारखंड का प्रसिद्ध नदी क्या है? एक है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा। इसमें से सही जवाब हमारा दामोदर हो जाएगा। चलिए इसे कहाँ का शोक कहा जाता है? आप कमेंट करके जल्दी बताइए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा की कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, ऊपर की ओर बहती है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक, सोनपरी आई और इसको उत्तर की ओर लेके चली गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक का बात किया, ग से गंडक और गो से गंगा, दोनों का ग के ऊपर बिंदु। चलिए तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी का बात है, लूनी, नूनी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रन हो जाएगा। और कच्छ का रन कहाँ पे है ये आप कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। चलिए बहुत बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर, गोदावरी, बंगाल की खाड़ी, महानदी, बंगाल की खाड़ी, कृष्णा, बंगाल की खाड़ी, यानी माही। माही, ये जो माही नदी है ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जा गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी को अगर देखिएगा इसे करके बहता है और बीच वाला जो राज्य है मध्य का भाग यानी मध्य प्रदेश। चलिए ज्यादा भाग मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी का मतलब होता है ज्वारनदमुख। क्या होता है? ज्वारनदमुख, मतलब जो डेल्टा नहीं बनाती है। इसका मतलब सही उत्तर हमारा हो जाएगा नर्मदा। बाकी गंगा हो या कृष्णा हो या कावेरी, ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बोला भारत में नहीं पाया जाता उद्गम क्षेत्र। किसका नहीं? महानदी तो भारत में है भाई। ब्रह्मपुत्र नहीं है, रावी भी है, चिनाव भी है, यानी इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ये मानसरोवर झील से निकलती है और इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे आपको बताते हैं। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी ध्यान से देखिए। महानदी छत्तीसगढ़ से के रायपुर जिले में सिवाहा निकट से निकलती है। रावी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चीनाव नदी चंद्रा और भाग दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के निकट टांडी में आपस में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत, कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है और यह तिब्बत यानी चीन में स्थित है। कौन सा भाई? चेमा युंगडुंग हिमनद से। हिमनद बहुत बड़ा क्षेत्र होता है बर्फ का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? जब ये भारत में आती है और जो मैदानी भाग में ये बहती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? मानस, धंधी, दिहांग, अव्यांगनो, ये होती है दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दिहांग। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करते समय दिहांग कहलाती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सांगपो कौन सा नदी का नाम है? जल्दी बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।